हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। तो आज अपन बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे कि कैसे होती है पैथोफिजियोलॉजी, किस प्रकार से इसको दूर किया जाता है यानी कि डिक्रीज की जाती है बीपी को। ठीक है, तो हाइपरटेंशन से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे बीपी। क्या इंक्रीज हो रहा है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हाइपर टेंशन। ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हाइपर टेंशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हाइपर टेंशन आप सबको पता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर की बात करूँ मैं तो 120/80 mm ऑफ Hg, ये आप सबने पढ़ रखा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे 120 जो है वो तो क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक है। और 80 क्या है? डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक है। ऑफ Hg क्या है? ये यूनिट है बीपी मापने का। क्या होता है? मिलीमीटर। Hg क्या होता है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि Hg का क्या मीन्स है यहाँ पे, तो वो होता है मरकरी। ठीक है, तो यूनिट आपको याद रहेगी Hg, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अब ये कह रहे हैं हाइपरटेंशन होता है एलिवेट हो जाना ब्लड प्रेशर का। तो एलिवेट हो जाना मतलब जैसे 120/80 रहता है, तो यहाँ पे जैसे 125/85 हो गया है बीपी, तो इसको अपन काउंट करेंगे हाइपरटेंशन में क्योंकि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में एक बार। एबनॉर्मली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि डिजीज वाली कंडीशन होती है एक। जैसे आप किसी का बीपी बढ़ा हुआ देखते हो तो वो लगभग किसी कोई ना कोई उसमें साइन सिम्टम रहते हैं जो उसमें शरीर में दिक्कत करते हैं। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन तो है ही एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, विच इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द हार्ट। जैसे ही आपका बीपी बढ़ेगा तो हार्ट पे पंपिंग क्षमता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? पंपिंग कैपेसिटी। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, जो हार्ट पे वर्कलोड है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपर टेंशन। ठीक है, ये बात क्लियरली पता चल गई आपको। अब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ब्लड प्रेशर को, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टोलिक तो होना चाहिए लेस देन 120 या 120 तक, और डायस्टोलिक होना चाहिए लेस देन 80। ठीक है, 120/80 mmHg। प्री हाइपरटेंसिव की बात कर लेते हैं। प्री हाइपरटेंसिव जो होता है वो 120 से लेके 139 तक सिस्टोलिक नॉर्मल होता है और 80 से 89 तक डायस्टोलिक नॉर्मल होता है। ये तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है, यानी कि अपन इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं डेली रूटीन में मॉडिफिकेशन करके। जैसे लाइफ स्टाइल में चेंज कर ले अपन कि रोज़ सुबह सुबह दौड़ने से या फिर मॉर्निंग वॉक करने से इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो हाइपरटेंसिव की स्टेजेस हैं उनको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए अलग से कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स लेने पड़ते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। हाइपरटेंसिव स्टेज की 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई गई हैं। देख लीजिए, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। देखिए, स्टेज फर्स्ट में जो सिस्टोलिक होती है वो 140 से लेके 159 तक होती है और डायस्टोलिक होती है 90 से लेके 99 तक। इसके बारे में सेकंड स्टेज की बात कर ली जाए तो 160 से ज़्यादा जो हो जाती है सिस्टोलिक उसको सेकंड स्टेज में काउंट किया जाता है और डायस्टोलिक होती है इसमें 100 से ज़्यादा। ठीक है, स्टेज थर्ड की बात करें इसी प्रकार तो 180 से ऊपर सिस्टोलिक और 110 से ऊपर डायस्टोलिक। अपन इनको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि 160/100, 160/100 इस पर अबव लगा देते हैं, या फिर 180/110 इस पर भी अबव लगा देते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो अपने देखिए, एक तो नॉर्मल बीपी के बारे में पढ़ा कितनी रहती है 120/80 mmHg, ये तो नॉर्मल बात कर ली अपन ने बीपी की। एक प्री हाइपरटेंसिव स्टेज की बात की है अपन ने। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में 120 से लेके 139 तो सिस्टोलिक होती है और 80 से 89 डायस्टोलिक होती है। और अपन जो हाइपरटेंसिव स्टेज की बात की, इसमें 3 स्टेज होती हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में 140 से लेके 159 सिस्टोलिक, 90 से लेकर 99 तक डायस्टोलिक। ठीक है, स्टेज सेकंड में 160 से ऊपर सिस्टोलिक जो होती है वो होती है और 100 से ऊपर डायस्टोलिक होती है। और स्टेज थर्ड में 180 से ऊपर सिस्टोलिक और 110 से ऊपर डायस्टोलिक। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। अब अपन इनके मैनेजमेंट की बात करते हैं। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि हाइपरटेंसिव कौन सी स्टेज में कितनी रहती है। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हैं।
देखिए रिस्क फैक्टर की बात करनी चाहिए सबसे पहले अपन कि हाइपरटेंसिव के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही कम करना, ठीक है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सुबह योगा वगैरह नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर रहे हो, तो इस प्रकार के जैसे काम में बिजी होने वाली लाइफ स्टाइल हो जाती है, वो होती है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ठीक है। ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, ठीक है। जो पर्सन ओबीज होते हैं, जैसे बीएमआई किसी पर्सन की 25 से ऊपर हो रही है या फिर 30 से भी ऊपर हो रही है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है हाइपर टेंशन का, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पे एब्डोमिनल ओबेसिटी, ठीक है। वेस्ट सरकमफेरेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेल एंड 80 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। देखिए जो कमर का माप है आपका, अगर मेल में जो है वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल में जो है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है और ये रिस्क फैक्टर बन जाता है हाइपरटेंशन का, ठीक है। ये चीज़ शायद आप पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन ये बात सही है बिल्कुल कि वेस्ट सरकमफेरेंस होता है यानी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, मेल में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर है तो वो रिस्क फैक्टर बनता है हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट क्या है, हाई सोडियम इंटेक या फिर हाई साल्ट इंटेक, ठीक है। ये तो सब आपको पता है कि ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है, ये आपने सुन रखा है, यानी कि सोडियम की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा होगी तो बीपी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेस एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। जैसे वाइन वगैरह कोई पी रहा है, एल्कोहल ले रहा है, तो उसका कंजप्शन होगा बॉडी में और वो भी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये बात तो अपन ने कर ली है रिस्क फैक्टर के बारे में। अब कुछ फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपरटेंशन, अगर किसी फैमिली में पहले से हाइपरटेंसिव का कोई पेशेंट रहा है, ठीक है, तो उसको भी फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली में उसकी हाइपरटेंसिव आगे हो सकता है। फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ पेन रिलीविंग ड्रग्स, जैसे आप NSAIDs ले रहे हो, पेन रिलीविंग ड्रग, जैसे आइबुप्रोफेन की बात कर लें, आइबुप्रोफेन ले रहे हो, इस तरह की अगर आप पेन किलर्स ले रहे हो तो आपको हाइपरटेंसिव की ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। स्टेरॉइड्स इनटेक फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, जैसे मान लो आप बेटामेथासोन ले रहे हो, डेक्सामेथासोन ले रहे हो, अगर इस प्रकार के स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो आपको हाइपरटेंसिव इंक्रीज यानी कि हाइपरटेंशन मिलेगा, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी पार्शली ऑन एक्सर्शन, ठीक है। जैसे आप सांस लेने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हार्ट पे क्या होगा, हार्ट पे लोड बढ़ेगा, उस वजह से क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। स्वेलिंग ऑफ फीट, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं सिम्टम्स की। स्वेलिंग हो जाता है फीट पे, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा, तो फीट पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूरिनरी डिफिकल्टीज होंगी, हिस्ट्री ऑफ पासिंग स्टोन इन पास्ट, ठीक है। यूरिनरी डिफिकल्टी हो सकती है हाइपरटेंशन से, और स्टोन भी पासिंग जैसे पास्ट में हो रहे थे किडनी, तो किडनी से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को किस प्रकार से करना है हाइपरटेंशन का, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बीपी मेजरमेंट करेंगे। बीपी मेजरमेंट के लिए देखिए एक तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट होता है और एक फिजिकल होता है, डिजिटल होता है। मैनुअल में तो अपने को क्या है, जो बीपी अपरेटस होता है उसमें कप होता है, उसको दबाना पड़ता है, उसको अपन जैसे 300 तक आता है उसमें रीडिंग, 300 mmHg तक, वहाँ तक अपन उसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद में अपन डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मेजर कर लेते हैं। और डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में आपको कफ अराउंड बांधना पड़ता है बस, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप बीपी ले लेता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बीपी मेजरमेंट। आपको पता है 120/80 नॉर्मल है और स्टेज मैंने आप सभी को बता दी है, उस प्रकार से आप बीपी मेजरमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या मेजर करेंगे अपन, मेजरमेंट ऑफ बॉडी वेट एंड हाइट, किस लिए, बीएमआई के लिए। क्यों, आपको बताया है कि ओबेज पर्सन में हाइपरटेंशन की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अगर बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो उसको उसी प्रकार से अपन हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सरकमफेरेंस, वेस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है फीमेल में और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेल में, तो उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। ओबेसिटी यानी कि योगा वगैरह, सुबह एक्सरसाइज वगैरह करें, उस प्रकार से अपन उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे।
पाल्पेटिंग ऑल पेरिफेरल पल्सेज, सभी पेरिफेरल पल्सेज को काउंट करेंगे कि कितनी कोई ज़्यादा तो नहीं आ रही है। ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रूट, जो ब्रूट साउंड है उसके लिए ऑस्कल्टेट करेंगे, जैसे रीनल, कैरोटिड, एब्डोमिनल एंड अदर्स, इन सभी आर्टरीज को अपन ऑस्कल्ट करेंगे। आई एवेल्यूशन इफ ऑफ्थेल्मोलॉजी फैसिलिटी अवेलेबल, आई को भी देखेंगे क्योंकि आईज में जो धारी आप कह लो या फिर जो लाइंस होती हैं वो रेड कलर की हो जाती है अगर बीपी आपको ज़्यादा है, और वो ऐसे फैल जाती हैं चारों तरफ। उस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा पाते हो कि इनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, रेटिनोपैथी की भी दिक्कत हो सकती है। ये सभी अपन क्यों चेक कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए, एक तो मैनेजमेंट फॉलोइंग कौन सा करना है पेशेंट को, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो देखिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में तो आप यही बता सकते हो कि योगा वगैरह करना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। और ड्रग थेरेपी में आप सभी को पता है सभी कैटेगरी के ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, ACE इनहिबिटर है। इस प्रकार की आप ड्रग यूज में ले सकते हो ड्रग थेरेपी में, ठीक है। इनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अपन कि बीपी ब्लड प्रेशर की ड्रग थेरेपी कौन सी, बेसिकली कौन सी कैटेगरी में कौन सी ड्रग काम में ली जाती है। तो आप बने रहिएगा एपिक नर्सिंग के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन की वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं शरीर पे हाइपरटेंशन की वजह से। देख लीजिए, कॉम्प्लिकेशन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, यानी कि आपको जैसे साल पर या 2 साल से हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से भविष्य में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे शरीर में। द इम्पैक्ट ऑफ रेज्ड ब्लड प्रेशर इज एन वोरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कैन लीड टू ऑर्गन डैमेज, यानी कि अगर ज़्यादा ही साल तक आपको बीपी की दिक्कत है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो ये बाद में ऑर्गन डैमेज का भी रूप ले सकती है। देख लेते हैं, द फॉलोइंग आर द ऑर्गन वाइज इम्पैक्ट ऑफ द हाइपरटेंशन। सबसे पहले अपन हार्ट की बात करेंगे कि कौन से कॉम्प्लिकेशन हार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो हार्ट में क्या दिक्कतें हो सकती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों होगा, आप सबको पता है कि पूरी बॉडी में जो पंप करता है ब्लड को वो कौन सा वेंट्रिकल करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। और अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो पंप को ज़्यादा ब्लड को ज़्यादा पंप करेगा तो उसकी साइज बड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से अपने को LVH देखने को मिलेगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है क्योंकि लोड पड़ रहा है हार्ट पे। एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड फ्लो एंड कार्डियक एरिथमियाज, ठीक है। ब्लड फ्लो में एबनॉर्मलिटी हो सकती है क्योंकि कभी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड तेज़ी से जाएगा, कभी प्रेशर कम हुआ तो डाउन हो जाएगा। और कार्डियक एरिथमियाज आपको सबको पता है। इसके बाद हम कुछ ब्रेन के भी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि ब्रेन इन्फाक्शन हो सकता है या फिर हेमरेज हो सकता है, क्योंकि जो ब्लॉक की वेन जो नस आप बोलते हो कि वो एकदम टाइट हो जाती हैं, से उस पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वो फट सकती हैं, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये सब आपको पता है। आई को कैसे अफेक्ट करेगा ब्लड प्रेशर, देखिए रेटिना होता है आई में, उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो रेटिनोपैथी हो सकता है। जो रेटिना में जो माइक्रो एन्यूरिज्म होते हैं, माइक्रो जो आर्टरी बोल सकते हैं आप उनको, हेमरेज हो सकता है आइज में, ठीक है। जैसे कॉटन वुल स्पॉट हो जाते हैं हाइट आइज में। आप ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, कॉटन वुल स्पॉट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये आइज में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, कॉटन वुल की तरह दिखाई देते हैं, वो रुई के समान, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉटन वुल स्पॉट्स। और ये ज़्यादातर केसेज में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किडनी पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेसिकली। तो देखिए किडनी पे आप ये मान सकते हो कि मैक्रो एल्ब्यूमिन होगा, जो एल्बुमिन यूरिया है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। रैंडम यूरिन एल्बुमिन रेशियो कितना हो जाएगा क्रिएटिनिन का, 300 mg/g से ज़्यादा, ठीक है। और माइक्रो एल्बुमिन में रेशियो क्या हो जाएगा, 30 से 300 mg/g होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो अफेक्ट कर रहा है किडनी को, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि किडनी पे दिक्कत कर सकता है, ठीक है, हार्ट पे कर सकता है, आइज पे कर सकता है, ठीक है। आप इनको क्या बोल सकते हो, किडनी में अगर कोई दिक्कत हो रही है नेफ्रोपैथी हो जाएगी, नेफ्रोपैथी हो जाएगी, ठीक है। आइज में हो रही है तो क्या हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो जाएगी, ठीक है। कार्डियोपैथी हो जाएगी,
कार्डियक डिजीज हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेशन अकर कर सकता है। अब आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं आपको बताऊंगा कि बीपी का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मेडिकेशन देती हैं, सब मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर क्या होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होती हैं, एसीई इनहिबिटर्स क्या होती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो आएगा। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा लीजिए प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये वीडियो जो है वो CHO एग्जाम, ESIC, नोट सेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा द एपिक नर्सिंग को। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।